नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का साथ हमेशा से रहा है। पहले खुल के रहता था, लेकिन 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से ये रिश्ता पर्दे के पीछे निभाया जाता है। ये कहना कि आज कानून बहुत सख्त है, सरकार बहुत ईमानदार है, राष्ट्रवादी सरकार है और अब अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसा सोचने वालों को मेरी तरफ से पोगो चैनल का 11 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री। बॉलीवुड में बोलती फिल्मों का दौर आया था 1931 से और साल 1947 तक बॉलीवुड बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद इसमें ग्रोथ होनी शुरू हुई। उस समय कुछ छुटभइये गुंडे थे जो बॉलीवुड के करीबी थे, लेकिन उनका कभी नाम नहीं हुआ। कायदे से मुंबई का पहला डॉन हाजी मस्तान था और करीम लाला को हाजी मस्तान ने ही आगे बढ़ाया। हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन कहता था, जबकि करीम लाला ने अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान की वजह से ही पैर जमाए थे। उससे पहले ये एक छोटा मोटा गुंडा था, जो बड़े लेवल पर आया तो वो हाजी मस्तान की वजह से ही आगे आया था। दरअसल हाजी मस्तान जो है आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र पर अपना कब्जा कर चुका था। उस समय हाजी मस्तान ने ही करीम लाला और वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा के बीच में अपने धंधे को थोड़ा थोड़ा बांट दिया और तीनों ने अपना अपना एरिया फिक्स कर लिया। तीनों डॉन जबान के पक्के थे, कोई किसी के इलाके में या किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता था। और इन्होंने जो है जब तक गुंडागर्दी की या जब तक अंडरवर्ल्ड पे राज किया, इन तीनों के बीच में कभी भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ। बल्कि हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार ये दोनों तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन 1975-76 के बाद दाऊद ने अपने भाई शब्बीर के साथ में तस्करी करनी शुरू कर दी और दाऊद की वजह से करीम लाला के काम पर कहीं ना कहीं असर पड़ने लगा था। करीम लाला ने पहले दाऊद को प्यार से समझाया, लेकिन दाऊद इब्राहिम में उस समय जोश था, तो उसने करीम लाला की बात नहीं सुनी। करीम लाला पठान ने एक बार दाऊद को किसी क्लब में बहुत बुरी तरह से पीटा भी था और उसे बहुत चोटें भी आई थी, लेकिन दाऊद ने करीम लाला के इलाके में तस्करी करना बंद नहीं किया। इसके बाद साल 1981 में करीम लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी। यहीं से करीम लाला और दाऊद इब्राहिम के बीच में गैंगवार शुरू हो गई। खैर, ये बहुत लंबा किस्सा है जो इन दोनों की गैंगवार हुई थी और कैसे कैसे इसमें एक दूसरे पर ये दोनों भारी पड़े थे। लेकिन दाऊद के अंडरवर्ल्ड में पैर जमाने पर इसके भाई बहन भी इसी फील्ड में करियर बनाने लगे थे। जैसे दाऊद जमा तो इसके पीछे पीछे इसके भाई बहन भी आने लगे। कोई तस्करी करने लगा, किसी ने जुए के अड्डे खोल लिए, किसी ने हफ्ता वसूली करनी शुरू कर दी। मतलब पुलिस वाले ने 12 बच्चे पैदा किए और सबके सब गुंडे मवाली बने, जिसमें दाऊद सबसे बड़ा कुख्यात हुआ। दाऊद के बाद भी बहुत सारे डॉन आए, जैसे अरुण गवली की दाऊद से जो है दुश्मनी हमेशा चर्चा का विषय रही। दाऊद का जीजा इब्राहिम पारकर, वो भी जो है अंडरवर्ल्ड का ही एक कर्मचारी था और 1991 में अरुण गवली गैंग ने जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इब्राहिम पारकर दाऊद की छोटी बहन हसीना पारकर का शौहर था। 12 भाई बहनों में दाऊद इब्राहिम तीसरे नंबर का प्रोडक्ट था और हसीना पारकर 7वें नंबर की। कहा तो ये जाता है कि पति की मौत के बाद हसीना पारकर ने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन किया था। उससे पहले वो एक संस्कारी हाउसवाइफ थी, लेकिन ये एक मनगढ़ंत कहानी है। हसीना पारकर शादी से पहले से ही दाऊद के बुरे कामों में मदद करने लगी थी और उसके पैसों का सारा हिसाब किताब हसीना के पास में ही होता था। लेकिन तब ये चोरी छिपे या कह सकते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय थी। फुल टाइम एंट्री ली अपनी पति की तय बोलने के बाद, मतलब मौत होने के बाद। अरुण गवली ने इसके पति को मारने के लिए जैसे फील्डिंग बिछाई और फिर कैसे कुत्ते से भी बदतर मौत दी, ये भी एक मज़ेदार किस्सा है। लेकिन वो किसी और दिन। आज हसीना बेबी का दिन है, बेबी नहीं बुलडोजर का दिन है। वैसे हसीना की शक्ल देखकर ऐसे लगता है जैसे फोटो के टाइम भी मुंह में पान पराग दबा के बैठी हो। हसीना ने पति के मरने के बाद दाऊद के कारोबार को संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि दाऊद 1986 में ही देश छोड़कर कुत्ते की तरह दुम दबा के भाग गया था। हसीना पारकर दाऊद की छोटी बहन थी और 7वें नंबर की औलाद थी। उसका जन्म 1959 में बताया जाता है। हसीना पारकर हसीना आपा, लेडी डॉन जैसे नामों से भी जानी जाती है। हसीना पारकर दाऊद की बहन के अलावा अपनी खुद की भी तगड़ी वाली प्रोफाइल बना चुकी थी। हसीना पारकर पति की हत्या के बाद खुलकर अंडरवर्ल्ड में शामिल हो चुकी थी
और इंडिया में दाऊद के कारोबार को संभालने में लगी हुई थी। साल 1991 में पति की हत्या के बाद अगले 2 सालों में ये इतनी पावरफुल नाम बन चुकी थी कि अच्छे अच्छे फन्ने खां और 30 मार खां जो अपने आप को समझते थे, उनकी औकात नहीं होती थी कि इसकी तरफ उंगली भी उठा सके। हसीना पारकर ने 2 सालों में कितना बड़ा नाम बन चुकी थी, ये इस बात से समझ सकते हैं कि 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद और उसके गुर्गों पर तो खुलकर आरोप लगाए गए, लेकिन किसी पुलिस ने, किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हसीना पारकर से पूछताछ भी कर सके कि वो दाऊद की इस साजिश के बारे में जानती भी थी या नहीं। उसकी बहन थी, लेकिन किसी ने भी इससे कभी भी पूछताछ नहीं की, जबकि पूरे महाराष्ट्र को पता था कि दाऊद इब्राहिम अपनी छोटी बहन हसीना पारकर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। हालांकि दाऊद के नाम पर रस्सी रोना तो हर कोई करता है, लेकिन हसीना के पास तक आने की किसी में हिम्मत नहीं थी। काफ़ी लोगों को मेरे शब्दों से ये लग सकता है कि मैं क्रिमिनल को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे देश की राजनीति और संविधान का एक काला सच है, जिसमें बड़े बड़े क्रिमिनल्स किसी सेलिब्रिटी से ज़्यादा प्रिविलेज ज़िंदगी के साथ में इंडिया के अंदर रहते हुए मस्ती करते हैं। हसीना ने दाऊद के कारोबार को संभालते संभालते अपनी खुद की एक पावरफुल गैंग बना ली और एक समय उसकी गैंग में 100 से ज़्यादा खूंखार शार्प शूटर एक्टिव थे। बड़े बड़े बिल्डर्स और रईसों से फिरौती का धंधा शुरू हुआ तो हाल ये हो गया कि मुंबई में जब भी कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू करता तो उससे पहले हसीना के दरबार में चढ़ावा चढ़ाया जाता और तब जाके उसे काम करने की परमिशन मिलती। जबरन वसूली करना, ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करना, हवाला रैकेट चलाना जिसमें विदेशों से भी पैसे आते थे और इंडिया से बाहर भी पैसे भेजे जाते थे, नकली नोटों का धंधा, ड्रग्स, सेक्स रैकेट, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, सोने की तस्करी और नकली शराब जैसे ढेरों गैरकानूनी काम हसीना के एक इशारे पर होने लगे थे। हसीना अपने काम से कम और आपा या लेडी डॉन के नाम से ज़्यादा फेमस होती चली गई। हसीना का गटरवुड से भी गहरा संबंध था। ड्रग्स की सप्लाई करना, लड़कियों की सप्लाई करना और फिरौती का धंधा गटरवुड से ही फल फूल रहा था। हसीना एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतरवा देती थी। हसीना पर अगर हत्याओं की बात करें तो 64 हत्याओं का आरोप लगा, लेकिन पुलिस में सिर्फ एक केस दर्ज हुआ। हसीना की पावर और ओहदे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके ऊपर टोटल 128 से ज़्यादा केस दर्ज थे। उसमें हत्या, ड्रग्स, फिरौती, किडनैपिंग, गर्ल्स ट्रैफिकिंग जैसे खतरनाक केस शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद हसीना सिर्फ एक मौके को छोड़कर कभी भी ना तो पुलिस स्टेशन गई और ना ही कभी अदालत में उसको जाना पड़ा। यानी एक केस था जो ऑफिशियली पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज था। हसीना पारकर के नाम पर 70 से ज़्यादा बेनामी संपत्ति थी। अपनी इसी दहशत की वजह से साल 1997-98 में हसीना को एक नया नाम मिला, गॉड मदर। हसीना को अब लेडी डॉन के साथ में गॉड मदर के नाम से भी बुलाया जाने लगा। हसीना एक बार अपनी गाड़ी से मुंबई के नागपाड़ा में घूम रही थी। वहाँ उसे गार्डन हॉल नाम की एक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। ये घर इतना पसंद आया कि हसीना ने घर का ताला तोड़कर उसी समय उसमें रहना शुरू कर दिया और अपना धंधा वहीं से ऑपरेट करने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि घर पर कब्जा करने के बाद पुलिस में जो ऑनर था उसने शिकायत तो की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हसीना से जाकर पूछताछ कर सके कि उसने किसी दूसरे के घर पे कब्जा क्यों कर लिया। हसीना पर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम था माफिया क्वीन। इसमें एक किस्सा है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। हसीना के जीवन में सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब उसे पुलिस स्टेशन या हेड ऑफिस जाना पड़ा। उस समय कई दिन तक हेड ऑफिस में आकर उसको हाजिरी लगानी पड़ती थी। एक दिन हसीना हेड ऑफिस आई तो वहीं पर एक बहुत बड़ा बिल्डर था जो हेड ऑफिस अपने किसी काम की वजह से आया हुआ था। वो बिल्डर हसीना के दरबार में एक बार किसी वजह से हाजिरी लगा चुका था। उसे नहीं पता था कि हेड ऑफिस में हसीना भी आने वाली है। हसीना अपनी गाड़ी से जब नीचे से उतर रही होती है तब वो बिल्डर सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही उस बिल्डर ने हसीना को देखा और हसीना की नज़रें उस बिल्डर पर टिकी तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि एक पुलिस वाले को पकड़कर बोलने लगा कि मुझे इससे बचा लो, और ये बोलते बोलते उस बिल्डर ने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया, जबकि वो अपने समय का टॉप का बिल्डर था और अरबपति आदमी था। हसीना की बायोग्राफी लिखी थी हुसैन जैदी नाम के एक फेमस राइटर ने। इसने ये जो राइटर था इसने सभी गुंडे मवाली, अंडरवर्ल्ड डॉन
और फिल्मी एक्टर की बायोग्राफी लिखी हुई है। हुसैन जैदी को बिल्डर वाला ये जो किस्सा था वहाँ मौके पर मौजूद क्राइम ब्रांच के एक बड़े अधिकारी ने बताया था। हसीना बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी खतरनाक होती थी कि अगर वो गुस्से से किसी की तरफ देख लेती तो सामने वाले की हिम्मत बोलने की तो छोड़ दो, हसीना की तरफ उंगली उठाने की नहीं होती थी। हसीना गटर रोड में भी नई नई लड़कियों को सप्लाई करती थी और बदले में तगड़ी कमाई करती थी। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि हसीना के पास 500 से ज़्यादा लड़कियां थी, जो फिल्मी कलाकारों से लेकर बड़े बड़े सफ़ेदपोश और सम्मानित लोगों के बंगले पर सर्विस के लिए भेजी जाती थी। और इन लड़कियों में छोटी बच्चियों से लेकर 20-25 साल तक की बड़ी बड़ी लड़कियां होती थी। एक बार एक गुंडे फरीद तनाशा ने हसीना के दामाद को कॉल करके फिरौती मांगी और नाम लिया कि वो जो है छोटा राजन का आदमी है, तो फिरौती उसको दी जाए। छोटा राजन और दाऊद जो है उस समय दुश्मन बन चुके थे। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को कॉल की, लेकिन छोटा राजन ने उसकी कॉल नहीं उठाई। तब खुद हसीना पारकर ने छोटा राजन को कॉल लगाई और उससे पूछा कि क्या उसने उसके दामाद को धमकी दिलवाई है, तो छोटा राजन ने मना कर दिया क्योंकि उसने धमकी नहीं दिलवाई थी। इसके बाद हसीना ने खुद फरीद को पकड़ा और उसको कैसे मौत के घाट उतारा, ये एक मज़ेदार किस्सा है। मज़ेदार तो है ही, बल्कि कई साल बाद तक मुंबई के अंदर इस हत्या की मिसाल दी जाती थी। हसीना के टोटल 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटा दानिश हसीना के कारोबार को संभालने लगा था और वही जो है हसीना का एक तरह से बाद में उत्तराधिकारी घोषित होने वाला था। लेकिन साल 2006 में एक कार एक्सीडेंट में दानिश की मौत हो गई। साल 2014 में हसीना को दिल का दौरा पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। उसकी मौत पर आधी मुंबई की रफ्तार थम चुकी थी। खुफिया विभाग इस वहम में था कि अब जो है दाऊद इब्राहिम इंडिया आएगा और उसको जो है दबोच लिया जाएगा, क्योंकि दाऊद जो है अपनी बहन के अंतिम संस्कार में एक तरह से शामिल होने के लिए आएगा ही आएगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम इंडिया नहीं आया और दाऊद इब्राहिम ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार, यानी जो उसकी अंतिम यात्रा थी, वो स्काइप पर लाइव देखी, पाकिस्तान में बैठकर। हसीना के जनाजे में कहते हैं 5 से 7 हज़ार लोग शामिल हुए थे। और ये भी हैरानी की बात है कि एक लेडी डॉन जो सेक्स रैकेट चलाने से लेकर गर्ल्स ट्रैफिकिंग और सारे गंदे काम करती थी, उसके जनाजे में इतने लोग आए और पुलिस जो है तमाशा देखती रही, जैसे किसी फ्रीडम फाइटर का जनाजा जा रहा हो। क्राइम ब्रांच के एक रिटायर्ड अधिकारी है, उन्होंने बताया कि अरुण गबली, छोटा राजन, पठान गैंग यानी करीम लाला की गैंग जिसने दाऊद के भाई शबीर की हत्या की थी, और बाकी वो सारे डॉन्स जिनकी दाऊद से दुश्मनी थी, वो सारे के सारे दाऊद के तो कट्टर दुश्मन थे। लेकिन हसीना पारकर को सबके सब अपनी बहन मानते थे और उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। ऐसा दबदबा बना के रही थी हसीना पारकर। पूरी ज़िंदगी में हसीना के खिलाफ एक केस अदालत तक पहुंचा, उसमें भी वो जो है अरेस्ट नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट ने अबला नारी के साथ में अत्याचार नहीं होने दिया और उसे अग्रिम जमानत दे दी, और ये मामला साल 2007 में था। हसीना राजनीति में आने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी थी, इसलिए वो अपने अंतिम दिनों में अपनी इमेज को सुधारने में लग गई थी। उसने कई अच्छे कामों को करने का दिखावा भी किया, लेकिन वो राजनीति में आके अपना बाजार सजाती उससे पहले ही वो 2014 में टें बोल गई। हसीना के नाम पर 5,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बनाई गई थी। अपने अंतिम दिनों में उसने केबल ऑपरेटर का धंधा, जुआ खोलने का धंधा, फिल्मों के विदेशों में रिलीज कराने के जो राइट्स होते थे उनको खरीदना, उनके मोलभाव कराना और अपनी कमीशन लेने जैसे कामों में भी पैर जमाने शुरू कर दिए थे। बड़े बड़े फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब हसीना के दरबार में माथा टेक कर जाते थे। आज हसीना मर चुकी है, लेकिन उसके कारोबार को, जो असल में दाऊद इब्राहिम का ही कारोबार है, हसीना का दूसरा बेटा और बेटी संभाल रहे हैं। लेकिन आज तक उसके ऊपर भी जो है, जो बेटा और बेटी है, एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। हसीना ने 1991 से 2014 तक मुंबई पर राज किया। हर पार्टी की सरकार आई और गई, लेकिन हसीना का जो रुतबा था वो वैसा का वैसा ही रहा, जैसा 91 में था या जैसा 2014 में मरने के समय था। किसी भी सरकार की, किसी भी कानून की कभी भी उसको छूने तक की भी हिम्मत नहीं हुई। हसीना पारकर की इस वीडियो में अभी इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।